कहानी की शुरुआत होती है वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों से, जहां एक कपल रिचर्ड और हेली हिल क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं। जैसे ही रिचर्ड ऊपर पहुंचता है, उसे वहां एक गंदी नदी दिखाई देती है जो कि काफी गंदी होती है, और वह हेली से कहता है कि तुम भी जल्दी ऊपर आ जाओ। जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ने के दौरान हेली का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरने लगती है, लेकिन वो खुद को संभालते हुए एक बार फिर से ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है। वो रिची को मदद करने के लिए पुकारती है, लेकिन रिची कहीं दिखाई नहीं देता है और तब वो परेशान हो जाती है। और तभी अचानक उसके चेहरे पे खून के कुछ कतरे गिरने लगते हैं, और तभी उसकी नजर रिची पे जाती है, जिसे कोई उठा के नीचे फेंक देता है और उसे भी कोई जोरों से ऊपर खींचने लगता है, लेकिन वो खुद से रस्सी काट देती है। रस्सी काटने की वजह से वो खुद को संभाल नहीं पाती है और सीधे नीचे गिर जाती है, और तभी उसकी नजर रिची के लाश पर पड़ती है। वो काफी डर जाती है और इसी दौरान उसे जंगलों से काफी अजीब आवाजें सुनाई देने लगती है, और वो अपनी जान बचाने के लिए अपने गाड़ी की तरफ भागने लगती है। लेकिन भागने के दौरान उसका पैर किसी ट्रैप पे फंस जाता है और वो नीचे गिर जाती है, और वो आदमी जिसने रिची को ऊपर से नीचे फेंका था वो उसे उठाकर कहीं ले जाता है। तभी हमें न्यूज में बताया जाता है कि वर्जीनिया के जंगलों में कुछ अजीब वारदातें हो रही हैं, जहां कई गाड़ियां लापता हो चुकी हैं। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने दावा किया है कि वहाँ पर कुछ अजीब और गरीब चीजों को उन्होंने देखा है। इसके बाद हमें एक गाड़ी इस इलाके से गुजरता हुआ दिखाई देता है। वो आदमी क्रिश होता है, जो कि इंटरव्यू देने के लिए कहीं जा रहा होता है, लेकिन जाने के दौरान वो एक ट्रैफिक जैम में फंस जाता है और वो अपने इंटरव्यू के लिए लेट होने लगता है। तब वो गाड़ी से उतरकर अपने आगे वाले ट्रक के पास जाता है और वो ड्राइवर से इस जैम की वजह पूछता है। ड्राइवर बताता है कि 5 मील दूर एक केमिकल ट्रक पलट गई है और उसी की वजह से ये ट्रैफिक जाम है, और इसकी वजह से उसे कई घंटे इसी जगह पे गुजारने पड़ेंगे। ये सब सुनने के बाद क्रिश अपने गाड़ी में वापस लौट जाता है और अपनी गाड़ी को पीछे घुमा लेता है, और वो अपनी कंपनी में अपने लेट होने का कारण बताने लगता है। लेकिन इन जंगलों की वजह से उसकी बात ठीक से नहीं हो पाती है, और तभी उसकी नजर एक गैस स्टेशन पे पड़ती है और वो अपनी गाड़ी वहां ले जाता है। तभी उसे रास्ते में एक के बाद एक लावारिस गाड़ियां दिखाई देती हैं, जो कि काफी अजीब लगता है, और तब वो जाकर एक गैस स्टेशन पे पहुंचता है और उसके मालिक से बात करता है, जो कि काफी बीमार दिखाई दे रहा था। वहाँ पे उसे एक टेलीफोन बूथ दिखाई देती है और वो अपनी कंपनी में बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पे भी फोन डेड होने के कारण उसकी बात कंपनी के लोगों से नहीं हो पाती है। तब वो गैस स्टेशन के मालिक से किसी दूसरे रास्ते के बारे में पूछता है, लेकिन वो आदमी उसे कुछ भी नहीं बताता है। तभी उसकी नजर एक मैप पे पड़ती है, जहाँ उसे शहर पहुँचने के लिए एक कच्चा रास्ता दिखाई देता है। तब वो उस गैस स्टेशन के मालिक को उस रास्ते के बारे में पूछता है और वो अपनी गाड़ी लेकर उस रास्ते पे निकल जाता है। वो रास्ता ऐसा है जो कि घने जंगलों से होकर गुजरता है। जाते हुए उसे 2 रास्ते दिखाई देते हैं, जहाँ एक रास्ते पे शॉर्टकट का साइन लिखा होता है और वो अपने गाड़ी को कच्चे रास्ते की तरफ ले जाता है। रास्ते में उसकी नजर एक मरे हुए हिरन की तरफ पड़ती है। हिरन को देखने के चक्कर में सामने से आ रही गाड़ी से उसकी गाड़ी टकरा जाती है। दोनों गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में क्रिस बच जाता है, लेकिन दूसरे कार के मालिक उसके पास आ जाते हैं। क्रिस उन लोगों से अपनी गलती के लिए माफी मांगता है और कहता है कि जो भी नुकसान होगा उसे वो पेमेंट कर देगा। साथ ही वो उनसे पूछता है कि उन्होंने बीच सड़क पर गाड़ी क्यों खड़ी की थी। यहाँ एक लड़की फ्रेंचिन है जो उसे बताती है कि यहाँ रास्ते पे कोई कटीली तार बिछा रखा था, जिसके वजह से उनके गाड़ी का एक टायर फट गया है। उनमें से एक दूसरी लड़की कहती है कि वो पिछले गैस स्टेशन पे जाकर उन लोगों की मदद के लिए कॉल करे, लेकिन क्रिश उन्हें वहाँ जाने से मना कर देता है, और तभी उनमें से 2 लोगों को छोड़कर बाकी लोग आगे बढ़ जाते हैं, और ये 2 लोग इवान और फ्रेंसिन कार की देखरेख के लिए रुक जाते हैं। ये लोग पैदल जा रहे होते हैं और तभी उनकी नजर एक मरे हुए नेवले पे पड़ती है, जिसे किसी ने बुरी तरह पेट को फाड़कर उसे मार दिया था। थोड़ी दूर जाकर उन्हें गाड़ियों के चलते हुए टायर दिखाई देते हैं, जिसे देख के ये लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, लेकिन क्रिश उन्हें आगे बढ़ने को कहता है। वहीं हम फ्रेंसिन और इवान को देखते हैं, जिन्हें झाड़ियों से कोई आता हुआ दिखाई देता है। इवान उस चीज को देखने जाता है और बहुत देर तक वापस नहीं आता है। फ्रेंसिन बहुत देर तक इंतजार करने के बाद परेशान हो जाती है और तब वो उसे ढूंढने के लिए जाती है। चलते हुए उसकी नजर इवान के जूते पे जाती है। थोड़ा आगे चलकर उसे इवान का कटा हुआ कान दिखाई देता है। वो उसे देखकर रोने लगती है और तभी कोई पीछे से आकर उसे मार देता है। वहीं ये चारों लोग मदद के लिए जा रहे होते हैं और रास्ते में उन्हें एक घर दिखाई देता है, और तब वो मदद मांगने के लिए उस घर पर जाते हैं। इसी घर के सामने ढेर सारी गाड़ियां लगी होती हैं। ये लोग मदद मांगने के लिए घर का दरवाजा नॉक करते हैं, लेकिन इस घर में कोई भी नहीं होता है और दरवाजा खुला होता है। ये लोग कॉल करने के लिए घर के अंदर आते हैं, जहाँ उनकी नजर खाने के टेबल पर पड़ती है। घर को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे इसकी सफाई सदियों से नहीं हुई है। वहीं दूसरी तरफ चश्मे और गाड़ियों की चाबियां वहाँ पे पड़ी हुई हैं। तब वो जाकर जैसे ही फ्रिज को खोलता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि फ्रिज के अंदर बहुत सारे इंसानी अंग रखे होते हैं। जैसी को भी कमरे में वही कटीली तार दिखाई देती है, जिससे उनके कार का टायर पंक्चर हुआ था। इन सब चीजों को देखकर वो समझ जाते हैं कि इस घर में उन लोगों को खतरा है, और वो लोग
लोग भागने लगते हैं। तभी क्रिश की नजर एक ट्रक पे पड़ती है जो कि उन लोगों की गाड़ियों के साथ वहाँ पे आ रही होती है। चारों घर के पीछे के दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन वो बंद होता है और अब वो कातिल उस घर के अंदर आता है और आते ही वो फ्रेंसिन के लाश को नीचे फेंक देता है। वहीं टेबल के नीचे क्रिस और जेसी छुपे होते हैं जो कि लाश को देखकर काफी डर जाते हैं। वहीं हमें पहली बार 3 आदमखोर दिखाई देते हैं जो कि फ्रेंसिन की लाश को उठाकर एक टेबल पर रखते हैं और अपने तेज धारदार हथियारों से उसे काटने लगते हैं। इस खतरनाक नजारे को देखकर जेसी चिल्लाने लगती है लेकिन तभी स्कॉट उसके मुंह पे हाथ रख देता है। कुछ देर बाद वो आदमखोर लोग इस लाश को खा के सो रहे होते हैं। ये लोग मौका पाकर भागने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि तभी एक आदमखोर की नींद खुल जाती है और इन लोगों को भागता हुआ देख लेता है और तभी ये लोग जल्दी से भागने की कोशिश करने लगते हैं लेकिन वो तीनों आदमखोर इन्हें ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं। तभी क्रिश एक प्लान बनाकर इनकी गाड़ियां चोरी करने की सोचता है और चिल्लाते हुए उनका ध्यान अपनी ओर खींचता है लेकिन तभी एक आदमखोर उसे शूट कर देता है जो कि जाकर उसके पैर पे लगती है और वो बुरी तरह घायल हो जाता है। यहीं पे स्कॉट हमें दिखाई देता है जो कि जंगल में भागता रहता है। जैसे ही उसकी नजर उस ट्रक पे जाती है वो उसे चुराने का सोचता है लेकिन उसी वक्त उसके सीने में एक तीर आर पार हो जाता है। जब आदमखोर स्कॉट को मार रहे होते हैं ये तीनों ट्रक चुराकर वहाँ से भाग जाते हैं लेकिन थोड़ी ही दूर जाकर उनका ट्रक कीचड़ में फंस जाता है और उन सबको वो ट्रक वहीं पे छोड़ना पड़ता है। तीनों अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। वक्त शाम का हो जाता है और ये तीनों आदमखोर उन्हें पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। ये तीनों भागते हुए एक जगह पर आराम करने के लिए रुकते हैं जहाँ कार्ली उन्हें ऊपर की ओर देखने का इशारा करती है। ये लोग जैसे ही ऊपर देखते हैं एक वॉच टावर होती है। ये लोग वॉच टावर को देख के काफी खुश हो जाते हैं और ऊपर चढ़ने लगते हैं लेकिन वहाँ ऊपर कोई भी नहीं होता है। जेसी को वहाँ पे एक फर्स्ट एड बॉक्स दिखाई देता है और वो क्रिश की मदद करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ कार्ली को एक पुराना रेडियो मिलता है। कार्ली रेडियो ऑन करके मदद मांगती है लेकिन उसे दूसरी तरफ से कोई भी जवाब नहीं मिलता है। तभी क्रिश को नीचे से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो नीचे देखने लगता है और उसकी नजर तीनों आदमखोरों की तरफ पड़ती है। वो तीनों टावर के पास आ जाते हैं और ऊपर चढ़ने लगते हैं। आदमखोरों को ऊपर आता देख ये तीनों वॉच टावर के गेट पे बहुत सारा सामान रखने लगते हैं। कुछ देर बाद वहाँ से आदमखोर चले जाते हैं। तब कार्ली मदद के लिए अपना लोकेशन बताती है लेकिन आदमखोर उस रेडियो के वायर को काट देते हैं और उस टावर को आग लगा देते हैं। वो लोग अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं और खिड़की को तोड़ देते हैं। तभी क्रिश को खिड़की से कुछ पेड़ दिखाई देते हैं जो कि वॉच टावर से काफी सटे होते हैं। वो तीनों वहाँ कूद जाते हैं लेकिन वो तीनों आदमखोर वहाँ पे पहले से ही छुपे होते हैं और इन लोगों की नजर उन पर पड़ जाती है। वो आदमखोर इन तीनों को पकड़ने के लिए पेड़ पे चढ़ने लगते हैं। वो लोग एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक जाने लगते हैं और तभी एक आदमखोर कार्ली के नजदीक पहुंच जाता है और वो कार्ली पे अटैक करके उसके मुंह के 2 टुकड़े कर देता है। क्रिस किसी तरह वहाँ से अपनी जान बचा के भागता है और वहाँ उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं जो कि एक गाड़ी की होती है और वो देखता है कि वो गाड़ी एक पुलिस वैन है। वो पुलिस वाले को रोककर उसे मदद मांगता है। जैसे ही वो पुलिस वाला उस गाड़ी से बाहर निकलता है एक तीर उसके आंख के आर पार हो जाती है और वहीं पे हम एक आदमखोर को देखते हैं जो कि क्रिश को मारने आता है लेकिन क्रिश अपनी जान बचाने के लिए उस गाड़ी के नीचे छुप जाता है और वो आदमखोर क्रिश को पकड़ने के लिए नीचे झुकता है लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं पाता है और तब वो हैरान रह जाता है। तभी हमें उस जंगल में एक और घर दिखाई देता है जहाँ उन आदमखोरों ने जेसी को बांधा हुआ है। एक आदमखोर जैसे ही जेसी को मारने लगता है उसे बाहर से किसी गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। वो आदमखोर उस गाड़ी की तरफ बढ़ने लगता है। तभी क्रिस गाड़ी लेकर सीधे उस घर में घुसा देता है और उस आदमखोर को कुचलकर मार देता है। गाड़ी से उतरकर एक नुकीली तार से वो दूसरे हैवान को भी मार देता है और क्रिस जेसी को बचा लेता है लेकिन तभी एक और आदमखोर आकर क्रिस के पीछे से हमला कर देता है। आदमखोर क्रिस को मारने ही वाला होता है कि जेसी उस पे तीर से हमला कर देती है और वो तीसरा आदमखोर भी मारा जाता है। अब वो दोनों उस घर से बाहर निकलते हैं लेकिन उसी वक्त क्रिस की नजर एक पुलिस वैन पे जाती है जहां वो उस गाड़ी के फ्यूल बॉक्स को निशाना बनाता है और जिसकी वजह से एक जोरदार धमाका होता है और घर पूरी तरह से जल जाता है। और तब ये दोनों ट्रक पे बैठकर उस पुराने वाले गैस स्टेशन पे चले जाते हैं। उस आदमखोर के ट्रक को देखकर गैस स्टेशन का मालिक दरवाजा बंद कर देता है और तभी क्रिस ट्रक से उतरता है और उस मैप को वहां से उखाड़ कर चल देता है और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।